हो गया, फिर आ गया स्वाद, समझ गया फाइनली स्टॉक मार्केट इतना आसान नहीं होता। 2021 में हर एक बंदा पैसे छाप रहा था, लेकिन हर एक बंदे की आज की तारीख में फट चुकी है। आइए समझेंगे क्यों। और हाँ, वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म किया इस पूरे साल में, मैंने कहाँ इन्वेस्ट किया था और कहाँ पे मुझे कैसे रिटर्न्स मिले। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग 2023 और थोड़ा बहुत 24 भी ये इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेकार साल होने वाले हैं, क्योंकि फाइनली अब जाके लोगों को समझ आ रहा है कि जो इकोनॉमी होती है ना, उसके स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट्स कितने लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अब हर एक बंदा बात कर रहा है कि रिसेशन आ गया है। देखिए, आपको रिसेशन और एक्सपेंशन का एक प्रॉब्लम बताता हूँ। हमको ना रिसेशन आने के 1 से 1.5 साल बाद मालूम पड़ता है कि भाई सच में रिसेशन आ गया है। ये इसलिए होता है क्योंकि रिसेशन आ गया है, इसको इंडिकेट जो सारी चीजें करती हैं उनको हम लैग्ड इंडिकेटर्स बोलते हैं। लैग्ड इंडिकेटर मतलब मान लो वो आपका दोस्त जो आपको टीचर क्लास में आने के बाद बताता है कि भाई टीचर आ गई है, तेरी बकचोदी देख रही है। यानी कि प्रॉब्लम होने के बाद आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली हुई है। फॉर एग्जाम्पल ले-ऑफ्स। देखिए, ले-ऑफ्स कभी भी ना, रिसेशन आ गया ले-ऑफ्स हो गए, ऐसा नहीं होता। रिसेशन आता है, आउटपुट कम होता है, उसके बाद जाके लोगों की जॉब्स जाती है, तब जाके हमको पता चलता है कि भाई रिसेशन शायद आ गया। और ये लैग्ड इंडिकेटर्स ही सबसे पहला रीजन है कि इन्वेस्टिंग 2023 में बहुत बेकार होने वाला है। क्योंकि देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑलरेडी खराब होना शुरू हो गए हैं, लेकिन आगे जाके और भी ज्यादा होंगे, क्योंकि सबसे पहले रिसेशन का जो इफेक्ट होगा वो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आने भी टाइम लगेगा। और दूसरी चीज, क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर क्वार्टर के जो होते हैं वो दिसंबर में आते हैं, तो आपको पता जो चलेगा वो और भी ज्यादा लेट। दूसरी चीज, लोग फाइनली रियलाइज कर रहे हैं कि एवरेज रिटर्न और वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी हम बोलते हैं कि निफ्टी ने पिछले 10 सालों में 12% का एवरेज रिटर्न दिया है, उसका ये मतलब नहीं होता कि वो हर साल 12% से बढ़ रहा है। वो एक साल में 30% से बढ़ सकता है, एक साल 5% से गिर सकता है, फिर एक साल 40% से बढ़ सकता है। ऐसी सारी चीजें होकर 10 साल बाद जो आपको एवरेज मिलता है वो जाकर 12% होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी इकोनॉमी सीधी डायरेक्शन में नहीं चलती। इकोनॉमी हमेशा एक रिसेशन और बूम के बीच में फ्लक्चुएट करती रहती है। लेकिन भाई, वो सारी कंपनीज जिन्होंने इतना अच्छा ग्रोथ दिया, उनका क्या? उनका ग्रोथ तो चलता रहेगा। मतलब वो सारी कंपनी जो प्रॉफिट को 30% से बढ़ा पा रहे हैं, अभी चलो 15% से भी बढ़ा दें, अच्छी बात ही है ना, हम उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। मान लिया, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग किसी भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट जो होता है वो जीडीपी ग्रोथ रेट के बहुत पास ही होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक की तो एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ रेट 20% की है। ये इसलिए हुआ है बिकॉज उनके अर्ली स्टेजेस में ग्रोथ रेट बहुत ही हाई थी। लेटर ऑन वो भी स्लो होगी और आगे जाके और भी ज्यादा स्लो होने वाली है जैसे कंपनी मैच्योर होती है। 2021 लिटरली एक हनीमून फेज था। वहां पे हर एक कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स रिपोर्ट कर रही थी, मेनली बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स कम थे। इन द एंड आप पोर्टफोलियो में कोई भी कंपनी रख लो, आप पैसे सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही बना पाओगे, क्योंकि आपके पैसे बनाने की जो एबिलिटी होती है वो सिर्फ एक चीज डिटरमाइन करती है, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइकिल। 2020 में यूएसए में इंटरेस्ट रेट्स 1% के नीचे थे, भारत में रेपो रेट 4% था, लेकिन करंटली भारत का रेपो रेट 6.5% पे चला गया है। यूएस में इंटरेस्ट रेट 4.5% से ऊपर चले गए हैं। तो जब ये सारे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले जाते हैं, कैपिटल और महंगा हो जाता है, यानी कि कंपनी ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाती, क्योंकि अभी लोन का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया है। और उतना ही नहीं, अभी इन्वेस्टर्स बोलेंगे अगर हमको बैंक में 6.5-7% गारंटीड मिल रहा है तो हम तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करें। और इसी की वजह से जो सारे वीसी फंड्स भी होते हैं वो भी कैपिटल डिप्लॉय करने से कतराते हैं, वो अपने सारे पैसे सेफ एसेट्स में डालना शुरू करते हैं। तो अब आप ही देखिए, वीसी ने फंडिंग करना कम कर दिया है तो स्टार्टअप को नई फंडिंग नहीं मिल रही, बिजनेस लोन्स महंगे हो गए हैं, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज भी लोन लेने से पहले 2 बार सोच रहे हैं। तो आगे क्या होगा? स्टार्टअप जो होगा वो जॉब्स काटना शुरू करेगा, और जो बड़ी कंपनीज होंगी वो भी कुछ हद तक जॉब्स काटना शुरू करेंगी। और जो बड़ी से बड़ी कंपनीज होंगी वो जॉब्स तो शायद नहीं काटेंगे, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करने से पहले 2 बार सोचेंगे। इससे क्या होता है? नए जॉब्स क्रिएट होना स्लो हो जाते हैं। और जब ये सारी चीजें एक साथ होती है तब क्या होता है? जिस निफ्टी के इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो, उस निफ्टी की जो 50 कंपनीज हैं वो स्लो ग्रोथ रेट रिपोर्ट करना शुरू करते हैं, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स इतने इंप्रेसिव नहीं होते, और उसके बाद क्या होता है? स्टॉक प्राइसेस नीचे जाते हैं। आप शेयर्स में इन्वेस्ट करो या म्यूचुअल फंड्स में, इन्वेस्टमेंट डिफिकल्ट होने ही वाली है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो लॉन्ग ओनली होते हैं। लॉन्ग ओनली का ये मतलब होता है कि एक फंड मैनेजर सिर्फ शेयर्स खरीद सकता है। अगर उसको लगता है कि कंपनी डूब रही है, मैं जाके उस कंपनी के शेयर्स को शॉर्ट सेल कर दूंगा, वो ये नहीं कर सकता। और उतना ही नहीं, 2021 में जो सारे नूब इन्वेस्टर्स थे, इन्होंने सारे कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स देख के बोला कि देख भाई, कंपनी के रिजल्ट्स देख,
अगर वहां पे अच्छी ग्रोथ आ रही है तो शेयर्स खरीद के बैठ जा, तेरा लॉस होगा ही नहीं। इन सारे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती कर दी, वो थी कि इन्होंने मिड साइकिल नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स नहीं देखे। अब देखो, मैं CFA की पढ़ाई कर रहा हूं तो बड़े वर्ड्स यूज करके थोड़ा बहुत शो ऑफ करना तो जायज है, लेकिन चलो टेंशन मत लो, सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं ये क्या होता है। मिड साइकिल नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पे कोई मेजर रिसेशन या बूम नहीं है, यानी कि एक इकोनॉमी अपने स्टेबल पॉइंट से जा रही है। क्योंकि रिसेशन के टाइम पे रिजल्ट्स बहुत बेकार होंगे और बूम के टाइम रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो अगर आप आपके डिसीजंस इन दो रिजल्ट्स के बेसिस पे लेते हो तो शायद आपकी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए एनालिस्ट हमेशा किसी कंपनी को एनालाइज करते समय सबसे पहली चीज ये देखते हैं कि उसके मिड साइकिल नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स क्या होंगे, यानी कि एक स्टेबल सिनेरियो में ये कंपनी कितने पैसे कमाएगी। और लास्टली लोग फाइनली ये रियलाइज कर रहे हैं कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, या फिर अभी जैसा चल रहा है साइडवेज चल सकता है। और अगर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो कभी पैसे नहीं बनाओगे। तो बॉटम लाइन क्या है, आपने क्या करना चाहिए? देखिए, आपने रियलाइज करना है जो पॉइंट मैंने सबसे पहले बताया कि एवरेज रिटर्न जो होता है वो लॉन्ग टर्म में ही जाके आपको एक सेंसिबल एवरेज दे सकता है। मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट एकदम अनप्रेडिक्टेबल होता है। सो द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट इज स्टिल कीप इन्वेस्टिंग। इस मार्केट को देख के होप नहीं लूज करना है। आपके फ्यूचर की सोचो, आपके जो सारे गोल्स हैं उनकी सोचो और उन गोल्स के लिए इन्वेस्ट करते रहो। और हाँ, अब फाइनली बात आती है मेरे पोर्टफोलियो की। मैंने कहां पर इन्वेस्ट किया था और मेरे पोर्टफोलियो ने कैसा परफॉर्म किया। देखिए, रफली 75% जो मेरे पोर्टफोलियो का था मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड्स में। अब इन म्यूचुअल फंड्स में एलोकेशन 75-25 है इक्विटी और डेट का। अगर मैं इस पूरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिटर्न आपको बताऊं तो वो रहा है 4.98% एज ऑफ टुडे, यानी कि फ्राइडे 5th में जब मार्केट बंद हुआ ये मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू थी। इसके साथ जो मेरा बाकी का पोर्टफोलियो है वो इंडियन और यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है इन एन 80-20 प्रोपोर्शन। 80% इंडियन स्टॉक्स में और 20% यूएस स्टॉक्स में। इंडियन स्टॉक पोर्टफोलियो जो है वो करंटली -3% में है और यूएस स्टॉक्स पोर्टफोलियो जो है वो करंटली +6% में है। बोलने का ये मतलब है कि पिछले 365 डेज में मेरे किसी भी पोर्टफोलियो ने फिक्स्ड डिपॉजिट के रिटर्न को बीट नहीं किया। इसका रीजन क्या है? मार्केट वैसा ही चल रहा है, ये चीज मेरे हाथ में नहीं थी। लेकिन अगर मैं ये सेम चीज आपको 2021 के लिए देखने बोलूं तो मेरे हर एक पोर्टफोलियो ने डबल डिजिट रिटर्न्स किए थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये कोई 2 साल का गेम नहीं है। आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है, पिच पे खड़े रहना है, हर बॉल पे 6 नहीं मारना। तो प्लीज अपने दिमाग को और अपने शरीर को जमीन पे रखो और ध्यान से फोकस करके अपने गोल्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। और अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।